जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम देख रहे हैं विगत वर्ष में संपन्न हुई परीक्षा यूपीपी, यूपीएसआई और यूपीपी जेल वार्डर की जो परीक्षाएं विगत वर्ष में संपन्न हो चुकी हैं, वहां पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को इसके पहले हमने सामान्य विज्ञान के, पर्यावरण के, प्राचीन इतिहास के जो भी प्रश्न पूछे गए उनको कवर कर लिया है। और आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का पार्ट 2। ये हमारी दूसरी वीडियो है आधुनिक भारत की। इसके पहले आधुनिक भारत के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 25 प्रश्न, उनको हमने कवर कर लिया है। ये आज हमारी आधुनिक भारत की दूसरी वीडियो है और वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई और यूपीपी जेल वार्डर इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के ऐसे प्रश्न जो हूबहू एग्ज़ाम में पूछे गए थे। रेडी हैं आप, तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं पहले प्रश्न को, सोचिएगा और उत्तर बनाइएगा। देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था? भारत में साइमन कमीशन भेजा गया है 1927 में, इसका उद्देश्य है क्या? थोड़ा से मैं आपको समझा रहा हूँ साइमन कमीशन के बारे में। देखिए ध्यान से, जो साइमन कमीशन है इसका जो गठन हुआ है, गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ है। पहली बात, भारत कब पहुंचा है पूछा जाएगा। भारत आगमन, भारत आया कब? भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पहुँचाया? मुंबई आया सबसे पहले, मुंबई। आप जानते हैं इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में इस कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था। जहाँ देखो वहीं साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ किनारे लगाए जा रहे थे। जब यह मुंबई में पहुँचा तो इसका बहुत ज़ोरदार स्वागत भारतीयों ने किया था। स्वागत मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इस कमीशन के लोगों को चिढ़ाया गया था। कहा गया था कि 7 समंदर पार से 7 मदारी आ रहे हैं और लोग इन्हें देखने के लिए गए थे। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे और 7 जो है अंग्रेज थे, 7 अंग्रेज थे। और इसीलिए कहा गया है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। श्वेत कमीशन क्योंकि 7 सदस्य जो थे इसमें अंग्रेज थे, इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था क्या? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया था उसके अंतर्गत जो सुधार हुए हैं भारत में उसकी जांच के लिए यह लाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और जगह जगह पर इसका विरोध हो रहा था। इसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई थी और इसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए कमीशन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जवाब हम ढूंढेंगे तो जवाब मिलेगा कि भारत सरकार की संरचना में सुधार हेतु, सुझाव हेतु यह कमीशन गठन किया गया था। इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसके विरोध का मूल कारण यही था। कंप्लीट हुआ हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, सोचिएगा आप, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा पहले और उसके बाद आप जवाब ढूंढने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च का आयोजन किया गया था? जो नमक मार्च है, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ से कहाँ किया गया है सिर्फ आपसे यही पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा से मैं आपको बता रहा हूँ जो यह आंदोलन है और तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। जो नमक आंदोलन है यह फिर डांडी मार्च है। इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई। आपने जो पुरानी 500 वाली नोट देखी थी
उसमें पीछे हमने देखा था कि महात्मा गांधी के साथ में कुछ लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो जो फोटो बना था उसमें वो डांडी मार्च का ही फोटो था। 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट हुई और 5 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुई थी। लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा थी, 385 किलोमीटर, और इसमें 79 लोग लगभग शामिल हुए थे, 79 लोग इसमें शामिल हुए थे। और कहाँ से कहाँ तक गए थे लोग? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई है, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई है और पहुँचे थे, डांडी पहुँचे हैं। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, और जो डांडी गुजरात के नवसारी ज़िला में है, नवसारी ज़िला में है। पहले नमक का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाता था। नमक कर को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने डांडी मार्च, जिसे हम नमक आंदोलन भी कहते हैं, स्टार्ट किया गया। 12 मार्च 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को नवसारी डांडी पहुंचकर, समुद्र के किनारे पहुंचकर वहाँ इनके द्वारा नमक बनाया गया और उसके बाद नमक कानून को तोड़ दिया गया। ये जो यात्रा है महात्मा गांधी की डांडी मार्च है, इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की जाती है। तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से इसकी तुलना की जाती है। नेपोलियन की पद यात्रा थी और जो कहाँ से कहाँ तक है, तो यह थी एल्बा से पेरिस तक थी, उससे इसकी तुलना की जाती है। और इसकी तुलना इससे किसने की है? नाम इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी तुलना की गई है। और एक बात और ध्यान रखना आप, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति अमेरिका के पत्रकार हैं जिनका नाम है वेब मिलर, इस यात्रा में शामिल हुए थे। तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी इसमें शामिल हुए थे, अमेरिकी पत्रकार हैं। इस क्वेश्चन से आप इतनी सारी बातें ध्यान रखना, जवाब हमारा हो जाएगा अहमदाबाद से डांडी, हमारा इसका जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले तो क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िएगा और उसके बाद इसका उत्तर बनाने की आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन सब जानते हैं 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी पूरे जोश व जुनून में आ गए थे। जहां अभी तक अहिंसा के मार्ग का पालन करते थे, इस बार उन्होंने सोचा कैसे भी हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन इस बार ये मेरी आखिरी लड़ाई है। करो या मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई का नारा दिया गया था। आपसे पूछा गया है कि झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत 8 अगस्त को और 1942 को शुरुआत हुई है और इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, डू और डाई करो या मरो का नारा भी दिया गया था। और 9 अगस्त 1942 को एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो हावर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑपरेशन जीरो हावर। इसका उद्देश्य यह था, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था जो नेता हैं, जो भारतीय नेता हैं, जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो हावर। और बहुत सारे नेताओं की इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। आपसे पूछा गया है कि झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन आपका वी हो जाएगा, चूनाराम महतो व गोविंद महतो, 2 व्यक्ति हैं झारखंड के। इनके नेतृत्व में वहाँ की पुलिस चौकी पर पहली बार कब्जा करके वहाँ पर तिरंगे को फहराया गया था और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, इनको फांसी दे दी गई। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे देश में बिल्कुल छिपे हुए हैं, इनको कोई नहीं जानता। ये ऐसे बलिदानी हैं, इनकी कहानी कोई नहीं जानता। तो चूनाराम महतो व गोविंद महतो, दोनों व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा जा रहा
कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डॉट डॉट द्वारा स्थापित किया गया था। जो मदरसा है शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 1781 में मदरसा पहली बार स्थापित किया गया था। जवाब हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में पहली बार मदरसा स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? इनकी रचनाएं हैं एकला चलो रे, बिल्कुल इनकी ही रचना है। आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्र गान है आमार सोनार बांग्ला। चित जेठा भाई सोन, यह भी इनकी रचना है। और इसके अलावा इनकी रचना है चित्रगांधा इनकी रचना है। हंगरी स्टोन इनकी रचना है। हंगरी स्टोन इनकी रचना है। गीतांजलि भी इनकी रचना है। गीतांजलि के अलावा है क्रिसेंट मून भी इनकी रचना है। जो ऑप्शन डी यहाँ लिखा गया है कदम कदम बढ़ाए जा, इसको लिखा गया था, इसको बोला गया था पहली बार कैप्टन राम सिंह द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही थे, इनके द्वारा यह बोला गया था कदम कदम बढ़ाए जा। यह एक नारा था आज़ाद हिंद फौज का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जा रहा है। लिखा गया है कि एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक-ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तहरीक-ए रेशमी रुमाल संयंत्र भी कहा जाता है। यह आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। इस्लामी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यह आंदोलन चलाए थे, जिनमें मुख्य नाम था मोहम्मद कासिम नौनतवी मोहम्मद कासिम नौनतवी, जिनमें नेतृत्व करता है चलाया गया था 1866 में। और आंदोलन था देवबंद आंदोलन। और उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ तहरीक रेशमी रुमाल है। इसका उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा रेशमी रुमाल हुआ करते थे और इसमें गुप्त संदेश लिखे जाते थे। यह संदेश ब्रिटिश सरकार के पास ना पहुंच जाए, गुप्त तरीके से भेजा जाए, इसलिए रेशमी रुमाल का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए रेशमी रुमाल संयंत्र भी कहा जाता है। तो देवबंद आंदोलन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कब हुआ? तो 1866 में हुआ है। और मोहम्मद कासिम नौनतवी इसके नेतृत्व करता थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? युगांतर पार्टी जो बनी थी 1906 में बनाई गई है। और युगांतर पार्टी अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे, जब उनके बीच थोड़ा सा मतभेद हुआ था तो उसी के बाद युगांतर पार्टी बनाई गई थी। तो अनुशीलन समिति में मतभेद के कारण यह पार्टी बनाई गई है युगांतर। और इसका सदस्य कौन नहीं था? अरविंद घोष बिल्कुल थे, सूर्यसेन बिल्कुल थे। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। चटगांव शस्त्रागार को 1930 में इन्होंने बिल्कुल लूट लिया था, बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया था चटगांव शस्त्रागार को। तो इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। अमरेंद्र चटर्जी, ये तीनों युगांतर पार्टी के सदस्य थे, जबकि दादा भाई नौरोजी इस पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है। यह एक पारसी व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं। और इन्हें ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है कि 1946 की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा चलाया गया था? तेभागा आंदोलन जिसके
कंपा राम सिंह है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो कर थी, जो कृषि कर था, जो 1/3 को लेकर यह संघर्ष किया गया था। कृषि कर वहाँ बढ़ा दिया गया था, राजस्व कर वहाँ बढ़ा दिया गया था। कृषि कर 1/3 को लेकर संघर्ष किया गया है। और कहाँ किया गया है? स्थान आपका बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, पहले अच्छे से पढ़िए आप और उसके बाद जवाब बताइए। कहा गया है कि किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? जो खिलाफत दिवस है, खिलाफत आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत अली बंधु द्वारा की गई थी। अली बंधु द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 1919 में। यह था क्या? तो था यह कि तुर्की के खलीफा के पद के लिए, तुर्की के खलीफा के पद के बचाव के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी सामने आई थी। महात्मा गांधी ने खुलकर समर्थन किया था इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। जो तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था, जो इस्लाम धर्म का एक प्रतीक हुआ करता था, इस्लाम धर्म के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उनके पद को समाप्त किया जा रहा था। और इसीलिए भारत में जो भारत के मुसलमान हैं इस पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाए थे, भारत में चलाया गया था। और बाद में 1924 में इस पद को समाप्त कर दिया गया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा। इस पद को समाप्त ही कर दिया गया था और इसके बाद यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो क्वेश्चन 10 लिखा गया है, अच्छे से पढ़िएगा आप। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए मुकदमे में जो ... के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच आईएनए के कई अधिकारियों के ऊपर कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे चलाए गए थे। ध्यान देना आप, जब भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई चल रही थी उस समय जापान से सुभाष चंद्र बोस द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है और वहाँ पर एक पार्टी थी आज़ाद हिंद पार्टी के जो सदस्य थे, जिनमें कुछ मुख्य अधिकारी हैं, उनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्य अधिकारी जिसमें पहला नाम है प्रेम सहगल का और दूसरा नाम है गुरुदयाल ढिल्लो या फिर कहीं कहीं ढिल्लन भी मिल जाएगा, गुरुदयाल ढिल्लो। और जो तीसरा नाम है शाहनवाज खां। और आप जानते भी होंगे कि जो वर्तमान में आपके अभिनेता शाहरुख खान हैं उनके नाना जी शाहनवाज खां हैं। इन तीनों अधिकारियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था, देशद्रोह का मुकदमा थोपा गया था, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। और इसमें जो मुख्य वकील थे जिनका नाम है भूला भाई देसाई, इस मुकदमे की मुख्य वकील थे, जो इन सभी भारतीयों का बचाव कर रहे थे। प्रेम सहगल, गुरुदयाल ढिल्लो, शाहनवाज खां, ये सभी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था और इस मुकदमे का नाम था लाल किला मुकदमा। और बाद में मुकदमे में हालांकि भले ही भूला भाई देसाई मुकदमा हार गए थे, लेकिन फिर भी भारतीयों के द्वारा लाल किले का घेराव किया गया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और इन सब की रिहाई भी की गई। ये थी पावर बिल्कुल लास्ट में भारतीयों की, जब देश बिल्कुल आज़ादी की ओर था। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो भारत में जो स्वतंत्रता दिवस है शुरुआत में ही रावी नदी के तट पर
तिरंगा फहरा दिया गया था रावी नदी के तट पर। आज़ादी से पहले आज़ादी मनाई जा रही है और दिन है 26 जनवरी 1930 को। रावी नदी के तट पर आज़ादी से पहले ही हमने आज़ादी की सूरज को देखा था 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इस तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को, जो हमारा संविधान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था, हमने थोड़ा सा इंतजार किया इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, हमने उसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया है। यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने संविधान लागू किया है इस तिथि को यादगार बनाने के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे। समय है दूसरे विश्व युद्ध का, जो टाइम है 1939 से 1945 का। यह वही समय है जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है। और दूसरा विश्व युद्ध जिसमें आप जानते हैं कि दो ग्रुप थे, जिसमें मित्र राष्ट्र और वर्सेस धुरी राष्ट्र हुआ करते थे। धुरी राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला देश था, जिसमें जर्मनी सबसे आगे हुआ था। और यहाँ पर मित्र राष्ट्र में जहाँ पर अमेरिका था, अमेरिका और इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, सारे बड़े बड़े देश यही शामिल हैं। और इधर जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह शामिल था। हम ध्यान दें कि ब्रिटेन हमारा दुश्मन और ब्रिटेन जर्मनी का भी दुश्मन। तो हम सहयोग लेने के लिए जर्मनी के पास पहुँचे थे। और जर्मनी में उस समय तानाशाह हिटलर थे और हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने मुलाकात की। और उसके बाद वहीं पर देश की आज़ादी के लिए फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था। और उसके बाद जापान आए और जापान से होते हुए म्यांमार और इधर सिंगापुर पर कार्यवाही भी इनके द्वारा की गई थी। हमारा जवाब यहाँ जर्मनी हो जाएगा। ध्यान रखना आप, जो हिटलर हैं, हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि भी दी गई थी। यह बात आप ध्यान रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? जो भगत सिंह हैं और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? पहला ऑप्शन लिखा गया है कि सेंट्रल असेंबली बम कांड। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ है। 8 अप्रैल 1929 को हुआ है। और इसमें 2 व्यक्ति शामिल हैं, भगत सिंह हैं और साथ में ही बटुकेश्वर दत्त भी शामिल हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा किसके विरोध में बम फेंका गया था? यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिख लीजिएगा आप, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और अगला बिल है पब्लिक सेफ्टी बिल। इन्हीं बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। और उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और गली गली में पर्चे बांटे गए, पर्चे उड़ाए गए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी भी करवा दे। और उस गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को बाहर आने का मौका तक नहीं मिला। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब को फांसी पर लटकना पड़ा। हमारे इतिहास की बहुत ही दुखद घटना जब भी याद आती है, पूरी तरह से झकझोर देती है। एक ऐसे क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी पर झूले थे, देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। धन है ऐसी माँ जिन्होंने इस तरह के वीर सपूतों को जन्म दिया था। हमारा जवाब यहाँ सेंट्रल असेंबली बम कांड हो जाएगा। डलहौजी स्क्वाड बम कांड लिखा गया है। डलहौजी स्क्वाड बम कांड लिखा गया है, जो 1930 की घटना है। 1930 की घटना है। और यहाँ पर चार्ल्स
टेगार्ट, चार्ल्स टेगार्ट जो पुलिस कमिश्नर था उसके ऊपर बम फेंका गया है। और कैक्सटन हॉल में गोली चलना यह बहुत ही इतिहास की एक ऐसी घटना है जो हर एक हिंदुस्तानी को जोश व जुनून से भर देती है। भारत के लाल कहे जाने वाले ऊधम सिंह द्वारा यहाँ गोली मारी गई थी। और किसे गोली मारी गई थी? तो माइकल ओडायर को गोली मारी गई थी। माइकल ओडायर, वही माइकल ओडायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने के लिए मुख्य जिम्मेदार था। माइकल ओडायर को गोली मारी गई थी। कब मारी गई थी? तो 13 मार्च 1940 को गोली मारी गई थी। 1940 को गोली मारी गई थी। और वहीं ब्रिटेन के कैक्सटन हॉल में इन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी करवाई और वहीं पर इन्हें फांसी भी दी गई थी। तो भारत के ऐसे वीर जिन्होंने 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 21 साल बाद लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर सामने से गोली मारी, बिल्कुल सामने से गोली मारी गई। माइकल ओडायर को ऐसे देश के वीर सपूत थे जिन्हें हम मिट्टी का लाल कहा जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज अफसर जो जैक्सन है नासिक के मजिस्ट्रेट थे और इनको गोली आनंद कान्हरे ने मार दी थी 1909 में। ये सभी गरम दल के नेता हैं, गरम दल के युवा क्रांतिकारी नेता हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? जो बर्लिन समिति है किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? जो बर्लिन शहर है, बर्लिन शहर से लाला हरदयाल ने भारतीय क्रांतिकारियों को 1915 में भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें कहा गया था कि आप भारत जाइए और भारत जाकर क्रांति कीजिए और भारत के लोगों को प्रेरित करिए क्रांति करने के लिए, अंग्रेजी सरकार से मुकाबला करने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। जो विदेश में रह रहे हैं वे अपने देश की वापसी करें, भारत जाएं और देश की आज़ादी में सक्रिय भूमिका निभाएं। यह योजना थी जिम्मर मैन योजना जो 1915 में चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था विदेशी जो भारतीय हैं उन्हें भारत वापसी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? किसे मास्टर दा कहा जाता है? एक ऐसे व्यक्ति जब भी याद आता है इनका नाम गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हैं मास्टर दा सूर्यसेन जिन्होंने बंगाल के पूरे शस्त्रागार को ही लूट लिया था। ऐसे व्यक्ति हैं मास्टर दा सूर्यसेन कहा जाता है, सूर्यसेन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बंगाल में चटगांव शस्त्रागार का संबंध इनके द्वारा ही लूटा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है, सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन की नींव भी डाली है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1940 में। और यहाँ पर 3 सत्याग्रहियों को नियुक्त किया गया था जिसमें पहले सत्याग्रही हैं, पहले ध्यान रखना पूछा जा सकता है, पहले विनोबा भावे हैं। आगे दूसरा पूछा जाएगा, तैयार रहना। दूसरा जवाहरलाल नेहरू हैं। जो दूसरे सत्याग्रही हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। और जो तीसरे ब्रह्मदत्त हैं। 3 सत्याग्रही हैं, तीनों को आप ध्यान रखना। यहाँ जवाब विनोबा भावे हो जाएगा। और बाद में इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से
जमींदारों को कहा गया था कि आप अपनी ज़मीन का छठा हिस्सा कम से कम गरीबों में, भूमिहीन लोगों में जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको आप दान करिए। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था और विनोबा भावे पहला सत्याग्रही भी चुने गए हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन है यह भारत 1946 आया है, 1946 आया है। इसका जो उद्देश्य है, किस लिए भारत आ रहा है, तो संविधान सभा के गठन के लिए आ रहा है। संविधान सभा के गठन के लिए आ रहा है। और संविधान सभा के गठन का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का निर्माण करना, भारतीयों की इच्छा के अनुसार, भारतीयों के अनुरूप संविधान होगा, संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा। भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया जाएगा। 1946 में आया है और इसमें 3 सदस्य हैं। लॉर्ड लॉरेंस हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कहते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है। और इसके अलावा जो हैं एवी अलेक्जेंडर हैं और अगले हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं। इसमें जो अध्यक्ष यहाँ पर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं। एक गहरी बात बताऊं आपको, पक्का आपको 100% बिल्कुल ही नहीं पता होगा। गहरी बात, जो पैथिक लॉरेंस हैं ये उस समय भारत सचिव के पद पर थे और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। और वहीं अगर बात की जाए स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही सकता है कि पैथिक लॉरेंस उस समय किस पद पर थे, तो भारत सचिव थे। जबकि एवी अलेक्जेंडर ये थे नौसेना मंत्री और जबकि स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जवाब हमारा बनेगा जॉन बैप्टिस्टा, इसका हमारा जवाब बन जाएगा, क्योंकि लॉर्ड लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सभी इसके सदस्य थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? तो कहने का अर्थ ये है, जो पाकिस्तान नाम है, यह पाकिस्तान नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, यही पूछा जा रहा है। जो जवाब है चौधरी रहमत अली, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे और इनके द्वारा ही पाकिस्तान नाम सुझाया गया था, तो इसका जवाब चौधरी रहमत अली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ है? जो मोपला विद्रोह है यह केरल में हुआ है। और कब हुआ है? 1921 में हुआ है, 1921 में। और इसमें जो नेतृत्व करता है इनका नाम अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता अली मुसलियार है। और इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए किया गया? जो केरल है, केरल के जो मुस्लिम किसान हैं, इनको हम मोपला कहते हैं। और केरल में जो ज़मींदार थे जिनके पास या फिर भूमि ज़्यादा थी, उनमें ज़्यादातर हिंदू थे। और जिनके पास भूमि नहीं थी, जो किसान थे, वो मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहते हैं। तो इनके द्वारा आंदोलन चला गया था। जो भूमिदार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चला गया है और इसे हम कहते हैं मोपला विद्रोह कहते हैं। केरल के में चला गया था और अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता है।
1921 इसका जवाब हमारा यहाँ पर बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। लिखा गया है कि 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों के मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया था और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि 1961 में 19 दिसंबर 1961 हम गोवा मुक्ति दिवस भी कहते हैं, गोवा मुक्ति दिवस भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत तो आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा नहीं आज़ाद हुआ था, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और ये आए तो सबसे पहले थे और जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया है। ऑपरेशन विजय यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ ऑपरेशन पाइथन लिखा गया है, यह चलाया गया था 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी दौरान कराची बंदरगाह को, कराची जो बंदरगाह है, कराची बंदरगाह पाकिस्तान का बंदरगाह है, इस बंदरगाह को नस्ते नाबूद करने के लिए ऑपरेशन पाइथन चलाया गया था। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ ऑपरेशन विजय हो जाएगा। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस भी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय के कार्यकारी परिषद के विस्तार और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। यहाँ पर भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था और यहाँ पर संविधान सभा संविधान बनाने का वादा किया गया था कि संविधान आप अपने हिसाब से बना लेना, और भारत को एक अधिराज्य देने का वादा किया गया था, भारत को डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया गया था। और यह प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त ऑफर कहते हैं, जो 1940 में प्रस्तुत किया गया है लॉर्ड लिथगो के द्वारा, जो भारत के वायसराय उस समय हैं लॉर्ड लिथगो द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त ऑफर इसका बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। और जो अगस्त क्रांति है इसको ध्यान रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1935 का अधिनियम लाया गया है तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? जवाब बन जाएगा, यहाँ जवाब हो जाएगा जो लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड वेलिंगटन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ पर भारत के वायसराय के रूप में आ गए थे, और जबकि उसके पहले 1926 से 31 के बीच में लॉर्ड इरविन पद पर विद्यमान थे। इसका जवाब लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 1935 का अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्तमान में हमारा संविधान दिख रहा है यहाँ सबसे ज़्यादा 1935 के अधिनियम से चीज़ें उठाई गई हैं। पर अगला क्वेश्चन, और या फिर पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, तो भारत सरकार अधिनियम का ही प्रभाव रहा है, और यहीं से हमने बहुत सी चीज़ें ग्रहण की हैं भारतीय संविधान में, जो वर्तमान में आपको दिख रहा है। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज VI के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उसकी भूमिका, और 1947 से 1950 की बात की जा रही है। हम ध्यान दें, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी जैसे हमको मिली तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनाए गए, और उसके तुरंत बाद श्री राजगोपालाचारी बनाए गए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जवाब आप कैसे सही करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा।
जवाब हमारा हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और सी राजगोपालाचारी हमारा जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों में क्वेश्चन पूछा जाए, आज़ाद भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और पूछा जाए कि आज़ाद भारत का पहला भारतीय वायसराय तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो पहले भारतीय वायसराय राजगोपालाचारी थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो 8 अप्रैल 1929 की बात है, और यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, भगत सिंह और साथ में बटुकेश्वर दत्त हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं। इनके द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, और हमने आपको बताया भी था किसके विरोध में फेंका गया था। ध्यान रखना आप, यहाँ दो बिल हैं, एक आपका पब्लिक सेफ्टी बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल है, और इसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दो बिल के विरोध में फेंका गया है। जवाब हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, क्योंकि यहाँ भगत सिंह नहीं लिखा गया है, तो बटुकेश्वर दत्त इसका बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है 25, और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो कहने का सीधा अर्थ ये है कि जब देश में 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति के पहले यहाँ पर कंपनी का शासन हुआ करता था, कंपनी का शासन हुआ करता था, और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ला गया, और इसके बाद जो कंपनी का शासन था इसको समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ पर सीधे ब्रिटिश सरकार का हुकूमत हम पर लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा, और इसी अधिनियम में वायसराय का पद भी इसी अधिनियम में आया था। ऑप्शन ए जो लिखा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट लिया गया था, तो आपको पता है कि सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इसी एक्ट में सुधार किया गया, कुछ कमियां थी और उनको दूर किया गया, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के बाद ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, और वीडियो के सारे प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आए। इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे के पूरे 25 प्रश्नों को कवर किया है, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में आप इसे शेयर भी करिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि वीडियो से लेकर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं। यदि आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी तो आप बताना कमेंट में कि भारत का लाल किसे कहा जाता है, कहा जाता है, कमेंट में छाप देना। आप वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है, आप सभी से विदाई का मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।